हेलो एवरीवन। आनंद पेथ लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए कि f है वो r से r में परिभाषित है, फंक्शन गिवन है हमारे पास x क्यूब। तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चार ऑप्शन हमारे पास। उसने पूछा है कि f है वो एकीय आच्छादक है, या बहुएकीय आच्छादक है, या फिर एकीय लेकिन आच्छादक नहीं है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है न तो एकीय और ना ही आच्छादक। देखो, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखो, एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है ये f, और ये हमारे पास r है, ये भी हमारे पास r है, रियल नंबर। तो एक एक की फलन हम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास जो, इसको हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डोमेन, इसको बोलते हैं सह प्रांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका एक ही प्रीमेज होना चाहिए। प्रीमेज किसको कहेंगे? अगर हम इधर से इधर बात करते हैं, ए से बी में, जैसे ए से बी में कोई भी यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं इमेज। ए से बी में जो रिलेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं इमेज। तो जो बी से ए में रिलेशन है इसको हम बोलेंगे प्री इमेज। तो जितने भी हमारे पास सह प्रांत में एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, उनका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक एक ही। एक एक ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन वन। क्या कहते हैं इसको? वन वन। तो वन वन फलन क्या होता है हमारा? जिसमें सह प्रांत के अंदर सभी एलिमेंट का एक ही प्री इमेज बने, उसको हम कहते हैं वन वन। आच्छादक किसको कहते हैं? अगर हमारे पास सह प्रांत में मान लो तीन एलिमेंट हैं, तो तीनों ही एलिमेंट का कोई ना कोई प्रीमेज बनना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है हमारे पास तो हम उसको आच्छादक नहीं कहेंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो एक एक ही आच्छादक है या नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फलन में रिलेशन डाला है। यहाँ पे देखो, रिलेशन क्या डाला है हमने, ये भी आर में है परिभाषित, ये भी आर में। तो आर के अंदर हम सभी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया -1 0 1 2 3, ये एलिमेंट ले लिए। अब -1 अगर मैं फंक्शन में डालूंगा, फंक्शन क्या हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में अगर मैं -1 डालता हूँ तो एफ ऑफ -1 का रिलेशन देगा ये -1 का क्यूब -1 देगा। तो -1 का रिलेशन हो गया -1 से। इसके बाद अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो 0 का रिलेशन हो गया 0 से। अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 का रिलेशन हो गया 1 से। 2 पुट करूं तो 2 का रिलेशन हो जाएगा 8 से। 3 पुट करने पर उसका रिलेशन हो जाएगा 27 से। तो देखो, जितनी भी एलिमेंट हैं इन सबका एक एक ही प्रीमेज बन रहा है। क्या एक से ज्यादा बन रहा है? एक से ज्यादा तो नहीं बन रहा। देखो, -1 का भी एक ही प्रीमेज है, 0 का भी एक ही प्रीमेज है, 1 का भी एक ही प्रीमेज है। और अगर सिंगल प्रीमेज बनेगा तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एक ही। तो एफ हमारा यहाँ पे 1 1 तो है, 1 1 तो कन्फर्म है कि ये होगा। अब क्या ये आच्छादक होगा? ऑन टू होगा। ऑन टू के लिए क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास हो उन सबका प्रीमेज बनना चाहिए। अब देखो, रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो हमारे पास यहाँ पे एक भी होगा, यहाँ पे दो भी होगा, यहाँ तीन भी होगा। क्या दो का और तीन का प्रीमेज हमारे पास बन रहा है? इधर नहीं बन रहा है। सीधा एक के बाद 8 का बन रहा है, ना दो का बन रहा है ना ही तीन का बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दो का कोई भी प्रीमेज हमारे पास डोमेन में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन, प्रांत। डोमेन में उपस्थित नहीं है। और अगर किसी भी एलिमेंट का प्रीमेज नहीं होगा तो हम उसको आच्छादक नहीं कहेंगे। तो ये फलन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 एक एक ही होना चाहिए लेकिन आच्छादक नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? एक एक ही है पर आच्छादक नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? स ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। देखो, यहां से हमें दिया हुआ है साइन, साइन हमने लिखा ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स के साथ दिया है -1/2। हमें पता है कि साइन इनवर्स में जो माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये माइनस के बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू निकालू मैं तो ब्रैकेट लगा के लिख लू माइनस, और 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 1/2 वैल्यू होती है π/6। यहाँ से
इसको कैलकुलेट करें तो साइन ब्रैकेट में हमारे पास हो गया π/3 माइनस माइनस मिलके दे रहा है प्लस π/6। तो यहाँ से दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा द ऑप्शन सही, 1 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स वाई जेड तथा पी क्रम से 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी एन इंटू 3 तथा पी इंटू के कोटियों के अवयव हैं। यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि। देखो हमसे 7x माइनस 5z की कोटि पूछी है। 7x में मैंने कल पुरानी वीडियो में बताया है कि जो हमारे पास कोई भी अवयव होगा उसको किसी भी न्यूमेरिक नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसके जो ऑर्डर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो 7x का ऑर्डर क्या होगा, जो x का ऑर्डर है, और x का ऑर्डर देखो क्या है हमारे पास 2 इंटू एन, जिसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू एन। इसी तरह से जो z का ऑर्डर होगा वही 5z का ऑर्डर होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो z का ऑर्डर क्या हमारे पास, देखो z है थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे इसका ऑर्डर है 2 इंटू पी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि दो अवयव अगर प्लस में है या माइनस में है तो उनके लिए प्लस या माइनस होने के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर है 2 इंटू एन, यहाँ पे ऑर्डर है 2 इंटू पी, तो जरूरी है कि दोनों बराबर हो, और बराबर होंगे तो 2 इंटू एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 इंटू पी के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एन किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए। तो या तो ऑर्डर 2 इंटू एन होगा या ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू पी, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं, तभी तो माइनस हो पाएगा। तो 2 इंटू एन या 2 इंटू पी में से एक ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू एन है हमारे पास, क्या 2 इंटू पी है, नहीं है। अगर 2 इंटू पी गिवन होता तो 2 इंटू एन नहीं मिलता हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑर्डर है हमारा 2 इंटू एन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमारे पास डिटर्मिनेंट है, दो सारणिक दिए हुए हैं और दोनों बराबर है। देखो जब दो सारणिक बराबर होते हैं तो दोनों का मान कैसा होता है, समान होता है। तो दोनों सारणिकों का मान निकालते हैं हम। देखो पहले सारणिक का मान निकालें, यहां से हमारे पास है x है, 2 है, 18 है और फिर से x है, बराबर में यहाँ पे गिवन है 6, 2, 18 और 6। इसकी वैल्यू निकालें तो पहले इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर यहाँ से हो गया 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 6 होगी। तो देखो ऑप्शन हमारे पास प्लस 6 है, माइनस 6 है, लेकिन साथ में प्लस माइनस 6 भी आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन प्लस माइनस 6 हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने गिवन है हमारे पास फलन को साइन एक्स का अवकलज, इसका अवकलज पूछा हमसे, और अवकलज निकालने के लिए हमें क्या पता है कि हम चेन रूल को फॉलो करते हैं। चेन रूल क्या होता है, देखो हमें गिवन है कोस के साथ में साइन एक्स, कोस के साथ में हमारे पास है साइन एक्स। तो देखो सबसे पहले हम कोस का करेंगे, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूं, तो कोस एक्स का क्या होता है अवकलज माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी साइन एक्स की। अब इनटू में हमने कोस का डेरिवेटिव कर दिया तो ये तो गायब हो गया। अब हम किसका करेंगे, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। हमारा आंसर हो गया माइनस कोस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन होगा देखो माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर गिवन है, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है। क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और r के रेस्पेक्ट में पूछा है परिवर्तन, तो r के रेस्पेक्ट में परिवर्तन मतलब r के सापेक्ष अवकलन, तो डी डब्ल्यू आर टू आर मतलब r के सापेक्ष अवकलन। a का करेंगे तो क्या होगा, डी ए बाई डी आर बराबर पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। r का खुद के सापेक्ष अवकलज कितना होगा, 1 होगा, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं। अब उसने बोला है कि ये पता करना है लेकिन कब, जब r की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब r इक्वल टू 6 है। r इक्वल टू 6 के लिए इसमें r की जगह 6 पुट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई। हमारा ऑप्शन होगा 12 पाई, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास log x का इंटीग्रेशन पूछा हमसे। देखिए log x का इंटीग्रेशन पूछा हमसे,
log x इंटू dx। अब log x सिंगल फलन है और सिंगल फलन का इंटीग्रेशन हम आइलेट के हिसाब से करते हैं। जब कोई सिंगल फलन होगा तो उसके साथ में हमें डॉट में 1 लेके चलना है आइलेट के फॉर्मूले से। तो आइलेट के फॉर्मूले से हमने यहाँ के क्या किया, log x के इंटू में 1 माना और 1 के हिसाब से आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई किया। आइलेट में देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास 5 अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। अगर कोई इनवर्स का फंक्शन है तो उसको हम फर्स्ट नंबर पे लेके चलेंगे, लॉगरिथम का है साथ में तो लॉगरिथम वाले को सेकंड लेके चलेंगे। लेकिन अगर एक लॉगरिथम का है और एक ट्रिग्नोमेट्री का है तो पहले लॉगरिथम को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो log x है और दूसरा 1 है। 1 है वो किस में आता है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है। तो log वाले को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक वाले को सेकंड मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनका साथ में इंटीग्रेशन करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखो बता देते हैं। फर्स्ट को लिखना होता है हमें सेम, सेकंड का करना होता है हमें इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट का करना होता है डेरिवेटिव, इनटू में सेकंड का करना होता है इंटीग्रेट और इस पूरे का फिर से करना होता है इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखो log x को लिखा हमने सेम, 1 का किया इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना देगा हमें, x देगा, माइनस फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका करेंगे, log x का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहां से 1/x लिखा, इनटू सेकंड का करना है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा और इस पूरे का फिर से करना है इंटीग्रेशन। यहां से हो गया x log x माइनस x से x कैंसिल आउट होगा, 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, माइनस x और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं प्लस c। तो देखो ये ऑप्शन हमारे पास कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन में कॉमन लेके दिया होगा है तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन लिया, यह से हो गया log x माइनस 1 प्लस। देखो ये ऑप्शन हमारे पास होगा। फर्स्ट ऑप्शन है log x माइनस x, log x माइनस x तो नहीं हो सकता, 1 प्लस log x ये भी नहीं हो सकता, x कॉमन लेने के बाद log x माइनस 1, देखो ये ऑप्शन हमारा मिल रहा है सेम। हमारा आंसर हो जाएगा x ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन होता है ये, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सिंपल ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अवकल समीकरण इतने की घात बताइए। घात किसको कहते हैं हम, सबसे पहली चीज होती है अवकल समीकरण में कोटि पता करना, और जो कोटि की मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम उसकी घात कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी कोटि पता करते हैं। लेकिन कोटि देखो इसने सिंपल फॉर्मूले में नहीं दी है, इसने फ्रैक्शन में दी है। यहाँ 1/3 है, यहाँ पावर रूट है, इसको हम 1/2 बोल सकते हैं। तो पहले हमें इस कोटि को सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए देखो यहां से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो हमने इसको लिखा, क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 प्लस dy/dx, इसका क्या है होल स्क्वायर है और इस पूरे का रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। इसके बाद इधर दिया हुआ हमारे पास a d2y/dx स्क्वायर और इसकी पावर गिवन है हमारे पास 1/3। इसको हम सोल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/3 है। अगर हमें दोनों ही पावर घटाना है तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हमें पावर 6 से दोनों को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो इसकी भी होल पावर हम 6 कर देते हैं, यहाँ से 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर हमने वो कर दी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो d2y/dx स्क्वायर पावर 1/3, इसको भी हमने किया 6 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर देखो कितनी बनेगी, 2 से कैंसिल आउट होगी 3 बनेगी। यहां से हो गया a d2y/dx स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी बनेगी, अब 2 बनेगी। ठीक, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 1 प्लस x की होल पावर 3 है, ओपन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब होगा, 1 प्लस b क्यूब होगा, तो b क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं इसको, dy/dx का होल पावर कितना, देखो स्क्वायर का क्यूब है तो पावर 6 हो जाएगी। अब प्लस 3a स्क्वायर भी करेंगे तो 3a स्क्वायर बनी रहेगा, b की वैल्यू हो जाएगी dy/dx का होल स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर क्या देगा, पावर 4 देगा। बराबर में ये ऐसे कैसे रहेगा, a d2y/dx स्क्वायर की होल पावर कितनी हमारे पास 2। सबसे पहली चीज है कोटि देखते हैं। देखो कोटि क्या है, यहाँ पे dy/dx एक बार अवकलज है, यहाँ भी एक बार अवकलज है, यहाँ भी एक बार अवकलज है, लेकिन यहाँ d2y/dx स्क्वायर में अवकलज कितनी बार हो रखा है, 2 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलज हो रखा होता है उसको हम बोलते हैं उस अवकल समीकरण की कोटि। कोटि देखें हम इसकी, यहाँ से इसकी कोटि कितनी हो रही है, कोटि है इसकी हमारे पास में 2 बार अवकलज हो रखा है मैक्सिमम।
ठीक है, इसलिए ये तो हमारा इसका ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर के बाद बात आती है घात। घात मतलब पावर, घात मतलब पावर। और पावर क्या होती है, जो मैक्सिमम कोटि है हमारी उसी की जो घात होती है उसको हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोटि कितनी हमारी 2, और इसी की पावर कितनी निकल के आ रही है 2। इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, इस अवकल समीकरण की घात होगी हमारी 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ब ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दो सदिश हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3, बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास √2/3। उसने पूछा है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बी के मध्य कोण है। देखो क्या क्या दिया, पहले हम लिख लेते हैं। उसने बोला है कि ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, एक मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या होता है, जिस सदिश का मैग्नीट्यूड परिमाण एक इकाई हो, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लगा दें तो ये एक इकाई आना चाहिए, तभी तो ये मात्रक सदिश होगा। अच्छा, ये मात्रक सदिश है, इसके अलावा क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 गिवन है, बी की वैल्यू √2/3 है। अच्छा, फॉर्मूला अगर हम इसका ओपन करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, साथ में आता है एन कैप। एन कैप अब हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। बराबर में कितना गिवन है हमारे पास 1, सबकी वैल्यू डाल देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है √2/3। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√, और साइन थीटा 1/√2 होता है तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी π/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, π/4 हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे कि रेखा है हमारे पास, इसके दिक् अनुपात बताने हैं। दिक् अनुपात को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिक् अनुपात को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और इसको dr से भी लिखते हैं ना, dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अच्छा इसके दिक् अनुपात पूछे हैं। दिक् अनुपात हम निकालते हैं तो किसी भी इक्वेशन के लिए तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - x1/a, y - y1/b बराबर z - z1/c। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो यहाँ पे जो हमारे a, b और c की वैल्यू है ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे दिक् अनुपात हो जाते हैं। तो a, b, c की वैल्यू हमारी दिक् अनुपात हो गए। अच्छा, अब इक्वेशन देखें हमारे पास, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x + 1/2, इसके साथ है 2y - 2/4, इसके साथ है 3 - z/3 बराबर में गिवन है लैम्डा। देखो सबसे पहले कंपेयर करें तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है हमारे पास, इसको 1 बनाना पड़ेगा। इसके साथ यहाँ भी z का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है -1, इसको भी हमें +1 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखें इक्वेशन को, x + 1/2 ही रहेगा। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो y - 1, और जो 2 कॉमन लिया वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। बराबर अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो z - 3, और जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ चला जाएगा, अब नीचे, ये हो जाएगा -3 बराबर लैम्डा। अब हमारी इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन जैसी बन गई। देखो इसे कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, y का कोएफिशिएंट 1 हो गया, z का भी कोएफिशिएंट 1 हो चुका है। तो अब हम इसको कंपेयर करें, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3, तो हमारे dr क्या होंगे, हमारे dr होंगे 2, 2, -3। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2, 2, -3, 2, 2, -3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इस रेखा और इस रेखा के मध्य कोण है। दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के मध्य कोण निकालने के लिए। अच्छा, कोण निकालते हैं। कोण निकालने के लिए देखो सबसे पहले रेखा के अंदर हम पॉइंट निकालते सारे, तो यहाँ पे इस रेखा के लिए ये जो 2, 5 और 4 है, ये क्या है हमारे a1 b1 c1, मतलब पहली रेखा के दिक् अनुपात।
और जो दूसरी रेखा में 1 2 और -3 हमारे पास, ये क्या है हमारे पास A2 B2 और C2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करते हैं उसमें। देखो cos थीटा इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 प्लस B1 की वैल्यू है 5 और B2 की है 2 प्लस C1 C2 की वैल्यू कितनी है, देखो C1 की है 4 C2 की है -3 अपॉन में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर करते हैं। देखो A1 स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर होगा 4, B1 स्क्वायर करें तो ये होगा 25 और C1 स्क्वायर करें तो ये होगा 16। इसी तरह से A2 स्क्वायर करने पर 1, B2 स्क्वायर करने पर 4 और C2 स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर 9। यहां से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2 + 10 - 12 अपॉन में नीचे इसका भी रूट और इसका भी रूट। हमने वैल्यूज नहीं लिखी है कैलकुलेट करके, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। ऊपर देखो 10 और 2 मिलके 12 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो आंसर तो 0 ही रहेगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और cos थीटा 0 है तो थीटा हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री पे तो cos 0 वैल्यू देता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों लाइन है ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पर लंबवत है। आंसर क्या होगा हमारा, 90 डिग्री एंगल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वृत्त का हमसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली चीज वृत्त हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। वृत्त को हम ड्रॉ करते हैं। देखो इस वृत्त को हमने ड्रॉ किया। यहां से वृत्त का इक्वेशन है x² + y² बराबर 4। अब 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर। और हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² बराबर a²। ए हमारे पास रेडियस होती है, यहाँ पे ए को कंपेयर करें तो ए रेडियस तो आ रही है 2 और रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके और जो हमारे पास सर्कमफेरेंस इसके बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये डिस्टेंस भी 2 हो गई। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। इसी तरह से इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 0, 2, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई पे एक्स 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू हो गई 2। ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद अब इसने पूछा है इस पूरे ही वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। चारों पार्ट कैसे हैं, ये सिमेट्रिक है। और जब सिमेट्रिक होती है हमारे पास इक्वेशन, सिमेट्रिक हमारे पास कोई भी डायग्राम हो उसमें हम एक का एरिया फाइंड करेंगे और जितने सिमेट्री पार्ट होंगे उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें 4 सिमेट्रिक पार्ट है तो हम एक का एरिया फाइंड करेंगे, 4 से कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, तो पूरे हमारे पास सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो पहले हम एक का एरिया फाइंड करते हैं। एक का एरिया फाइंड करने के लिए देखो इसको मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूं। इसके अंदर मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ली है, स्मॉल स्ट्रिप ली है तो इसमें एक्स एक्सिस को मैं dx बोल सकता हूँ और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये y एक्सिस पे है तो इसकी लेंथ में ले लेता हूँ y। तो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है इसका y.dx, क्योंकि जो ये स्ट्रिप है ये कैसी है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसकी हो गई y, विड्थ हो गई dx, तो y इंटू dx। और ये जो हमारे पास स्ट्रिप है ये किस वाले पॉइंट के लिए, 0 से लेकर किस पॉइंट तक है, 0 से लेकर देखो 2 तक है। ये 0,0 पॉइंट ओरिजिन, ये हो गया 2,0। तो हमारे पास जो x एक्स की डिस्टेंस है वो 0 से लेकर कहां तक है, 2 पॉइंट तक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेके 2 के बीच में। यहाँ से इंटीग्रेट करना है हमें 0 से लेकर 2 के बीच में। y.dx में y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन से। देखो y² बराबर लिख सकता हूं मैं 4 - x²। तो y की वैल्यू हो जाएगी √4 - x²। y की वैल्यू डाल दी मैंने, √4 - x².dx। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए देखो सबसे पहले चीज है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो कुछ जगह नहीं है हमारे पास, हम उसको ऊपर थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास में, फॉर्मूला होता है √a² - x² का। ये फॉर्मूला लग रहा है, ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास आता है। अब इसके लिए लिमिट भी है, लिमिट हम बाद में पुट करेंगे, पहले वैल्यू डालते हैं। देखो x/2, x की वैल्यू x ही हमारे पास, तो ये हो गया x/2 √a² - x²। तो जो a की वैल्यू है वो 4 है, तो सेम 4 - x² ही लिख दें यहाँ पे हम।
ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो ए स्क्वायर की जगह 4 हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और ए की वैल्यू देखो कितनी होगी, अगर ये 4 है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर है, तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी, एक्स बाय 2। इसके लिए लिमिट कितनी हमारी, 0 से लेके 2 तक। 0 से 2 के बीच में हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं पूरे में, फिर लोअर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट डालें, देखो 2 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट डालू, देखो 0 यहाँ पे डालूंगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा ही क्या बनेगा, 0। और साइन इनवर्स में यहाँ 0 डालूंगा, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमें लोअर लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा आंसर हम कितना लिख सकते हैं, 0। इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां से होगा 2/2 1 देगा, इंटू में 4 माइनस 4 रूट में कितना देगा, 0, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 2/2 देगा हमें 1। और साइन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय, यहां से इसको कैलकुलेट करें तो देखो 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 कितना वैल्यू देगा हमें, पाई वैल्यू देगा। पाई वैल्यू आई है वो कौन से एरिया की आई है, इस वाले की, फर्स्ट वाले की, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसकी वैल्यू आई है। टोटल सिमेट्रिक पार्ट कितने हैं, 4। तो हम पाई को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो टोटल हमारे पास जो सर्किल है उसका एरिया क्या निकल के आएगा, 4 पाई। देखो 4 पाई हमारे पास ऑप्शन होगा, ये रहा। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, से ऑप्शन 4 पाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, वक्र दिया हमारे पास, कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके लिए y अक्ष और रेखा y बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्रफल फाइंड करना है। सबसे पहले y स्क्वायर बराबर 4x का हम ड्रॉ करते हैं, कैसा ड्रॉ होगा, देखो y स्क्वायर बराबर 4x वो इस तरह से ड्रॉ होता है, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, इसमें x एक्सिस की पावर 1 है, तो ये x एक्सिस पे बनता है। ठीक है, इसके बाद बोला इसने y अक्ष लेना है और रेखा y बराबर 3 लेनी है। देखो y बराबर 3 रेखा लगभग यहां से जा रही होगी इस तरह से, ये y बराबर 3 की रेखा है और ये y अक्ष है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। अलग रंग से ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो गया 0,3। तो हमारे पास जो लिमिट हो गई y अक्ष पे वो कितनी हो गई, 0 से लेके 3 तक। y अक्ष पे लिमिट होगी 0 से लेके 3 तक। अच्छा, y अक्ष पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dy के रेस्पेक्ट में होगा, तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x डॉट dy। और अगर यही डायग्राम x अक्ष पे होता तो हमारा इंटीग्रेशन होता y डॉट dx, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x डॉट dy। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में तो y की टर्म्स का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी, 0 to 3 y स्क्वायर बाई 4 डॉट dy। यहाँ से 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और y स्क्वायर का इंटीग्रेट करें तो कितना होता है, y क्यूब अपॉन 3। लिमिट हो गई 0 to 3, ये 3 भी बाहर ले ले तो 1/12 हो गया। 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, 3 की पावर 3 देता है हमें 27 अपॉन 12। आंसर क्या हो गया हमारा, 27 अपॉन 12। देखो 27 अपॉन 12 ऑप्शन होगा, 27 अपॉन 12 ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दी हमने, क्या कर दी, 0 to 3 लिमिट है x डॉट dy y स्क्वायर बाई 4 इसका ऑप्शन मिस्टेक है, या फिर ये y इक्वल टू 3 की जगह y इक्वल टू 2 आना चाहिए था, तब हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। हाँ, y इक्वल टू 2 से करेक्ट ऑप्शन आएगा, y इक्वल टू 3 से आंसर आएगा 27 अपॉन 12। ठीक है, मेथड ये रहेगा, ये लिमिट्स में इसमें मिस्टेक है, y इक्वल टू 3 की जगह y इक्वल टू 2 देता हो तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन पी ए, तो इनमें से कौन सा सही। देखो पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और ये ग्रेटर देन है किससे, ये पी ए से बड़ा है। ठीक है, अच्छा अब हम ये कर सकते हैं ना कि पी बी को इधर ले जाएं और पी ए को यहाँ ले आए, ये हो गया पी इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी की जगह अब ले आए हम पी ए, और इधर चला गया अब हमारे पास पी बी।
तो इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, इसको हम वापस से लिख सकते हैं बी अपॉन ए। बी अपॉन ए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर होता है, ए और बी का हो रहा है, अपॉन में जो होता है वो नीचे आता है, तो पी बी अपॉन ए बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, ग्रेटर देन किससे है ये, पी बी से। देखो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन को देखते हैं हम कहाँ पे है ये, देखो पी बी अपॉन इज ग्रेटर देन पी बी। कौन सा ऑप्शन हमारा सही, से ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी की वैल्यू 0 है, तो पी ए अपॉन बी पूछा है हमसे। अच्छा, पी ए अपॉन बी को अगर हम फाइंड करना चाहें तो फॉर्मूला क्या बनता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन पी बी की वैल्यू 0 है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो कुछ भी आएगी, मान लो 2 मिनट के लिए इसको मैं इंटरसेक्शन बी लिख देता हूँ, लेकिन नीचे अपॉन में क्या आ गया, 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है तो हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते, फिर डिफाइन ही नहीं है ये वैल्यू। अपॉन में 0 आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है, इसका आंसर भी डिफाइन नहीं होगा। देखो एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा परिभाषित नहीं, मतलब कि नॉट डिफाइन, क्या लिखेंगे इसको हम, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो कैलकुलेट करते हैं इसको भी हम। सबसे पहला है हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका जो मान आएगा वो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। tan इनवर्स √3 को मैं लिख लेता हूँ एज इट इज, माइनस, अब देखो sec इनवर्स -2 है, और sec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। यही पढ़ा है हमने, एक कोस के लिए पढ़ा है, एक sec के लिए पढ़ा है, एक कोट के लिए पढ़ा है। इन तीनों में अगर अंदर माइनस आता है तो बाहर लिखा जाता है पाई माइनस करके, बाकी के तीनों में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है। इसको हमें पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि बाहर माइनस है, पाई माइनस sec इनवर्स 2, इसको लिख लिया हमने सेम sec इनवर्स 2। यहाँ से tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखो यहाँ से इसको मैं लिखूंगा माइनस का पाई प्लस का sec इनवर्स √2 नहीं 2। यहाँ से हो गया वापस से tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू डाल देते हैं, देखो tan इनवर्स में √3 वैल्यू कितनी की होती है, 60 डिग्री की होती है, और 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3, माइनस ये पहले से ही पाए है। sec इनवर्स में दो वैल्यू कितने की होती है, sec इनवर्स में जो दो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, क्योंकि cos की वैल्यू याद करो, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 अगर 1/2 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, sec 60 2 होगा, और 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3। यहाँ से एलसीएम लें तो 3 एलसीएम आ गया, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, यहाँ से हो गया -पाई/3, -पाई/3 इसका हमारा आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, -पाई/3। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोस इनवर्स कोस 7पाई/6 का मान। सबसे पहली चीज है इसके लिए हमें कोस का रेंज पता होना चाहिए। कोस का रेंज क्या होता है, कोस इनवर्स, सॉरी इनवर्स है ना, इनवर्स का रेंज क्या होता है, यहाँ पे कोस इनवर्स थीटा का रेंज होगा 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में हमारा मान होना चाहिए, और ये मान है 7पाई/6, ये तो देखो पाई से बड़ा चला गया, 7पाई/6 वैल्यू होती है वो 180 से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो 180 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए ये, इसका मतलब हमें इसको इसके डोमेन में लेके आना पड़ेगा, और डोमेन में लाने के लिए इसको हम रिराइट करते हैं। हमने इसको लिखा कोस इनवर्स कोस 7पाई/6 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/6, क्योंकि पाई प्लस करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ से कोस इनवर्स देखो, कोस पाई प्लस, इसको मैं थीटा मानू तो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ब्रैकेट में कोस, अब यहाँ से ओनली क्या लिखेंगे हम, पाई/6 लिखेंगे, और कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, पाई/6। और देखो पाई/6 है वो इसके डोमेन में ही आ रहा है, पाई/6 इसका आंसर हो सकता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें गिवन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4 का मान। इसका मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4, इन दोनों का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ से tan इनवर्स a प्लस बी की वैल्यू डालें तो 2/11 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 3/4, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ऊपर से एलसीएम कितना आएगा, ये 4 इधर जाएगा तो 8,
प्लस 11 इधर जाएगा तो 33 अपॉन में 11 इंटू 4, ये तो एलसीएम होगा हमारा। इंटू में यहाँ से भी एलसीएम 44 ही आएगा और यहाँ 44 जाएगा, तो 44 अपॉन 44 माइनस 3 2 जा 6, हम कैलकुलेट करते हैं। सीधा ही मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। tan इनवर्स 33 और 8 मिलके देगा 41 अपॉन 44 इंटू 44 अपॉन 44 में 6 गए तो 38। तो देखो 44 से 44 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स में बचा 41 अपॉन 38, 41 अपॉन 38। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 41 अपॉन 38, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। a प्लस b किया तो 2/11 प्लस 3/4, 1 माइनस 2/11 इंटू 3/4, एलसीएम लेंगे 44 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, 11 से इसको करेंगे 33, नीचे होगा 44 माइनस 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 41, ये हो गया 44 माइनस 6 38, ठीक है करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 41 अपॉन 38। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें बोला हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में, आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ax, तो हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो log ax गिवन है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा log ax है तो हम क्या लिखें इसको, सबसे पहली चीज है कि किसी भी फलन का अवकलन या समाकलन तभी हो सकता है जब उसका में log का जो बेस होगा वो ई बेस होगा। अगर ई बेस नहीं है तो हमें ई बेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका बेस चेंज करते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है log a बेस x। बेस कैसे चेंज करते हैं, जो बेस हमें चाहिए उसको लिख लो दोनों जगह पे, e अपॉन में यहाँ भी लिख लिया बेस और यहाँ भी e बेस में हमने इसको चेंज कर लिया। अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होती है मुख्य मान, ये हो जाता है ऊपर, और जो ओल्ड बेस था ये अब मुख्य मान बन के आ जाता है नीचे। तो y इक्वल टू हो गया log ex अपॉन log e बेस a। अगर इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर ले जाने पर क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है बेस की जगह पे, बेस चला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू की जगह पे। ये हो जाएगा log a बेस e इंटू log e बेस x। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, अब इसका करेंगे ओनली। और log x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, 1/x, यहाँ से हो गया 1/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं है सॉरी, फिल इन द ब्लैंक से, तो आंसर क्या हो जाएगा log a बेस e इंटू 1/x, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है हमें, हमने उसने हमसे पूछा है कि मोड नेगेटिव दिया है, नेगेटिव मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, इसका अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज हम देखें कि जो हमारे पास मोड है, मोड x प्लस 1 डी हमारे पास, मोड x प्लस 1 हमें हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये 0 से बड़ा ही आंसर देगा हमेशा निकाल के हमें, ठीक है। अच्छा इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें हम, तो हमें पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है, तो जो ग्रेटर देन था वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। अब इसके साथ हमें क्या चाहिए, +3 और चाहिए, तो यहाँ पे मोड ऑफ x प्लस 1 में +3 करें, तो कोई भी चीज अगर LHS में जोड़ेंगे तो RHS में भी जोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे भी +3 किया। अब ये पूरा मिलके हमारा फंक्शन बन गया, और फंक्शन की वैल्यू है वो 3 से छोटी आ गई। ये देखो फंक्शन गिवन था fx, तो fx की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या हो गई, 3। इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका अधिकतम मान हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, अधिकतम मान इसका 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हमारे पास है सदिश i प्लस j का सदिश i माइनस j पर प्रक्षेप। अच्छा ये ध्यान दें इस पे कि जैसे कुछ बोले वो कि a का b पर प्रक्षेप, प्रक्षेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। हमसे प्रोजेक्शन पूछा गया है a का b पर, देखो जिसके ऊपर होता है ना प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ध्यान रखना है। a का b पर मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन क्या होगा, a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से i प्लस j का i माइनस j पर, तो इसके ऊपर है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा नीचे, तो i और j, i प्लस j का डॉट प्रोडक्ट होगा i माइनस j के साथ, अपॉन में मैग्नीट्यूड किसका आएगा, i माइनस j का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट करें, i का i से 1 देगा, प्लस माइनस मिलके माइनस, और j का j से भी 1 देगा,
अपॉन में नीचे इसका मेन रूट निकालें तो √2 आएगा। आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? 2, √2 हो गया। ऊपर 0 है, नीचे √2 है, तो हम प्रोजेक्शन को कितना बोल सकते हैं? हमारा 0। आई माइनस जे का आई प्लस जे पर प्रोजेक्शन कितना होगा? 0। ठीक है।